ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आपको पता है कि हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि हमारी लाइट ऑफ हो गई थी। इस वजह से जो है ना वो हम प्रॉपरली जो है ना कंप्लीट नहीं कर पाए। आज का सेशन जो है ये बेसिकली कुछ कॉमन टर्म्स या बेसिक टर्म्स हैं जो हम लोग मोस्टली यूज़ करेंगे, जो बार बार हमने यूज़ करनी है। हम पहले उनको रिव्यू कर लें ताकि हमें बाद में, ताकि आपको जब कोई काम उस पर हो रहा हो, जब हम लोग उस पर वर्किंग कर रहे हों, तब आपको बार बार सवाल करने के लिए या ये ना पता हो कि क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च वॉल्यूम का करता हूँ या कीवर्ड डिफ़िकल्टी के बारे में बात करता हूँ, या फिर हम लोग जो है वो डोमेन होस्टिंग के बारे में बात करते हैं, रेफरिंग डोमेन के बारे में बात करते हैं, या बैकलिंक्स के बारे में बात करते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का पहले से ही आइडिया हो ताकि जब हम लोग इन पे प्रॉपरली वर्किंग करें, रिसर्च का काम शुरू करें, तो आपको इनके बारे में ऑलरेडी सारा कुछ पता हो। इसलिए ये मैं प्रॉपर इनकी डेफिनेशन या इन टर्म्स को जो है सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये कोई बुकिश इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि हमने सिर्फ इसको रट्टा मारना है कि जी कल पेपर है और इसको हमने रट्टा मार के जी आपको बता देना। लेकिन ऐसी चीज़ें जो है ना, सिर्फ ये है कि हमें जब ज़रूरत पड़ती है जब इन चीज़ों की, तो हमें पता होनी चाहिए कि रेफरेंस डोमेन्स क्या होती हैं, बैकलिंकिंग क्या होती है, ब्लॉक्स क्या होते हैं, डोमेन्स क्या है, होस्टिंग क्या है, व्हाट्सएवर, जो भी हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, अभी मैं शुरू करता हूँ। अपनी स्क्रीन पर जाते हैं हम लोग। ओके जी, सबसे पहला काम जो है ना आज का वो ये है कि हमने कल जो डेफिनेशन रह गई थी उनको मैं जो बता रहा था, अब हम उनको दोबारा से देखते हैं जी। ठीक है जी, सबसे पहले सर्च वॉल्यूम का हमने कल देखा था। स्क्रीन नज़र आ गई है तो बताइएगा प्लीज़। जी सर, नजर आ रही है। ओके ओके, सर्च वॉल्यूम है हम लोग देख रहे हैं। सर्च वॉल्यूम क्या होता है? सर्च वॉल्यूम जो है वो डेफिनेशन या इसकी जो कल हमने देखी थी इसके बारे में कि जी अगर आप लोग एक कीवर्ड को मंथली कितना सर्च किया जा रहा है, मतलब एक कीवर्ड है आपके पास, कोई भी कीवर्ड आप लोग जिस पे काम कर रहे हैं, तो वो महीने में कितनी दफ़ा सर्च किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं, जिसमें सैमरश भी है, एचएफ भी है, मोजप्रो भी है। रिकमेंडेड जो हम लोग जिसको रिकमेंड करते हैं, रिकमेंडेड जो टूल है वो हमारा कीवर्ड एवरीवेयर है। इसके अलावा एक और टूल भी होता है गूगल का, गूगल ट्रेंड्स के नाम से टूल है, तो वो भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। चलो, अच्छा, इसके बाद कीवर्ड डिफ़िकल्टी। कीवर्ड डिफ़िकल्टी का मतलब ये है कि जिस कीवर्ड पे आप लोग काम कर रहे हैं वो कीवर्ड कितना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, रैंकिंग के एतबार से, या रैंकिंग विद रिस्पेक्ट टू कितना, रैंकिंग के एतबार से वो कितना जो है वो टफ कीवर्ड है। उसकी जो रेटिंग होती है वो आमतौर पे हम लोग आउट ऑफ 100 करते हैं। आउट ऑफ 100 होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहते हैं कि जी कोई वेबसाइट ऐसी जो लेस देन DA, लेस देन, जिसकी KD जो है वो लेस देन 30 है। अगर कीवर्ड लेस देन 30 ऐसा कीवर्ड है जो मतलब हम लोग जिस पर रैंकिंग कर सकते हैं। अगर किसी का कीवर्ड का वॉल्यूम, सॉरी KD जो है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी अगर लेस देन 30 है, तो हम लोग उस पर वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब कीवर्ड डिफ़िकल्टी किन बेसिस पे बुनियादों पे बनाई जाती है, ये काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो किस तरह से इसको मतलब फिगर आउट किया जाता है कि लेस देन 30 कैसे बनेगी, 40 कैसे बनेगी, 50 कैसे बनेगी। तो जितना ये इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। नंबर 1 के शॉर्ट टेल है या लॉन्ग टेल कीवर्ड है। दूसरी बात ये कि इस कीवर्ड के ऊपर कौन सी वेबसाइट्स जो हैं वो गूगल पे रैंक हो रही हैं, उनके जो है वो मतलब डोमेन अथॉरिटीज़ क्या हैं या DR क्या है। तीसरी चीज़ ये होती है बैकलिंकिंग का, देखा जाता है कि इस कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक्स या प्रोफाइल्स कितनी बनी हुई हैं। तो इस तरह के प्रोसीजर्स को हम लोग देख के इसके ऊपर इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी बेसिकली किसी भी कीवर्ड के बारे में वो इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर हाँ कि वो कितना टफ है या कितना ईजी है। ईजी और टफ, ठीक है। जितना KD कम होगा उतना कीवर्ड ईजी होगा। ठीक है, आउट ऑफ 100 इसका मैट्रिक्स होता है। जितना मतलब ये समझ लें कि एज लो एज
considered as low easy कीवर्ड। अगर हमारी KD इजी होगी तो यानी कि लो होगी तो इसका मतलब है कि कीवर्ड जो है हमारा वो इजी टू रैंक है, ठीक है, इजी टू रैंक कीवर्ड है। अगर KD हाई होगी तो इसका मतलब है कि टफ है या मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, अब KD को कंसीडर करते हैं कि KD किस टूल का बेहतर रिकमेंडेड है। KD तकरीबन सारे टूल बताते हैं, SEMrush भी बताता है, Ahrefs भी बताता है, MozPro भी बताता है, लेकिन सबसे जो बेहतरीन टूल जिसको हम लोग समझते हैं कि जिसका KD कंसीडर किया जाएगा वो होता है जी MozPro। तो MozPro का KD जो है वो कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसका जो KD है वो मतलब आपकी इसका जो तरीकाकार है, इसका जो KD है वो कंसीडर किया जाता है कि ये रिकमेंडेड है, यानी कि इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आपने KD चेक करना है किसी भी कीवर्ड का तो आप लोग MozPro से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सर्फ के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सर्फ क्या होता है, सर्फ के ऊपर जो है वो मतलब अगर आप लोग कोई कीवर्ड गूगल पे सर्च करते हैं तो उससे रेलिवेंट आपको जो पेज रिजल्ट गूगल डिस्प्ले अ पेज ऑफ वेबसाइट्स रेलिवेंट टू अ स्पेसिफिक कीवर्ड, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और सुन लीजिएगा, मैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ कि अगर आप इसको ये समझ लें कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कंट्री वाइज वेरी करती हैं, कंट्री वाइज वेरी करती हैं ये चीज़ें ना। सर्च वॉल्यूम कंट्री वाइज वेरी करता है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी कंट्री वाइज वेरी करती है, ठीक है। इसी तरह से सर्च के कंट्री वाइज वेरी कर रही होती है। सर्च वॉल्यूम की कंट्री वाइज वेरी, इसका मतलब क्या है? अगर आप पाकिस्तान में एक कीवर्ड को चेक करेंगे तो उसका सर्च वॉल्यूम पाकिस्तान के लिहाज से होगा, ठीक है। अगर यूएस को सर्च करते हैं तो यूएस के यूएस के हिसाब से दिखाया जाएगा। तो हर कंट्री में कंट्री वाइज जो है ना वो सर्चिंग इसको बताया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान में देखना चाहता हूँ किसी भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम तो वो पाकिस्तान के हिसाब से उसका सर्च वॉल्यूम शो किया जाता है। अगर यूएस के बारे में देखा जाए तो यूएस के हवाले से चेक किया जाएगा, मतलब किस कंट्री में कितना सर्च वॉल्यूम होगा, किस कंट्री में इस कीवर्ड को कितना सर्च किया जा रहा है, तो ये कंट्री वाइज वेरी करता है, ठीक है। इसी तरह कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है ये भी कंट्री वाइज वेरी कर रही होती है। किसी कंट्री में ये इजी टू रैंक होगी, किसी कंट्री में टफ होगी, ठीक है। उसी कीवर्ड के ऊपर पाकिस्तान में मतलब इजी टू रैंक है, उसी कीवर्ड के ऊपर यूएस के अंदर टफ है। तो इसका मतलब है कि एक कीवर्ड कहीं इजी टू रैंक हो सकता है और एक कीवर्ड किसी जगह पे टफ टू रैंक हो सकता है, ठीक है ना। ये कंट्री वाइज वेरी करते हैं। तो लिहाजा हमने जब भी वर्किंग करनी है तो आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि हमने कीवर्ड जो भी सर्च कर रहे हैं उसका प्रॉपरली उसके कंट्री को भी फोकस करना है। ठीक है, तो कंट्री को फोकस करना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि जी पाकिस्तान में एक कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम 10,000 है तो यूएस के अंदर वो एक मतलब कह सकते हैं कि 1 मिलियन भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कीवर्ड। आगे चलते हैं। सर्फ भी जो है ना ये भी कंट्री वाइज चेंज होता रहता है। पाकिस्तान का सर्फ कुछ और होगा उसी कीवर्ड का, और इंडिया का कीवर्ड इंडिया का सर्फ जो है वो चेंज होगा। पाकिस्तान के सर्फ के ऊपर कुछ और वेबसाइट्स नज़र आएंगी, इंडिया के सर्फ के ऊपर कुछ और वेबसाइट्स नज़र आएंगी, यूएस के सर्फ के ऊपर कुछ, यानी कि एक ही कीवर्ड के ऊपर उसके मल्टीपल सर्फ आपको शो हो जाएंगे। यानी कि अगर ये भी कंट्री वाइज वेरी करता है, किस कंट्री में सर्फ कैसा है, किस कंट्री में कैसा है, ठीक है। हो सकता है कि एक कंट्री में आप लोग जो है वो
मतलब आपको सर्फ जो है वो इजी टू रैंक लगेगा, एक के अंदर मतलब टफ होगा। तो ये भी सर्फ भी डिपेंड करता है ना, सर्फ के ऊपर भी, कि आपको किस तरह की वेबसाइट जो है ना सर्फ के ऊपर नज़र आ रही हैं, ये भी कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा होता है। अच्छा आगे चलते हैं बैकलिंक्स के ऊपर। बैकलिंक्स क्या होते हैं, लास्ट टाइम मैं बता चुका था। एक वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट के साथ अगर कोई लिंक क्रिएट कर रही है तो उसे हम लोग बैकलिंक कहते हैं। बैकलिंक्स जो है ना गूगल ने मतलब गूगल की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अगर कोई वेबसाइट जो है वो रैंक होना चाहती है, गूगल के फर्स्ट पेज पे आना चाहती है, तो उसको दूसरी कोई मतलब हाई अथॉरिटी वेबसाइट रिकमेंड करे। समझ आ रही है ना, रिकमेंडेड बाय हाई अथॉरिटी वेबसाइट। कोई नई वेबसाइट है, अगर उसको कोई हाई अथॉरिटी वेबसाइट जो है ना वो रिकमेंड करती है थ्रू अ बैकलिंक, थ्रू अ लिंक दैट इज कॉल्ड अ बैकलिंक। ठीक है, तो बैकलिंक्स के काफ़ी सारे बहुत सी टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स हैं बैकलिंकिंग करने की, जिनमें से एक गेस्ट पोस्ट है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं रेफरिंग डोमेन। रेफरिंग डोमेन्स का मतलब है कि एक वेबसाइट हमने बनाई है, उस वेबसाइट के ऊपर हमने कितने वेबसाइट से लिंक्स लिए हुए हैं। मतलब एक वेबसाइट के किस वेबसाइट से आपने लिंक्स लिए हुए हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेफरिंग डोमेन्स। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट है, उसका नाम फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं जी, सर आपकी आवाज़ बार बार स्टक हो रही है। स्टक हो रही है, नेट का इशू हो सकता है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, होल्ड कीजिएगा। ओके जी, अब क्लियर है, देखिएगा आवाज़ क्लियर हुई है या नहीं हुई? जी सर काफी क्लियर है। जी आवाज़ क्लियर हुई है या नहीं हुई अभी? ओके। अच्छा मुझे जी ना सर क्लियर है जब मैं आवाज़। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना, तो मुझे आप लोगों के चैट्स और आपके कमेंट्स वगैरह मुझे नज़र नहीं आते, क्योंकि उस स्क्रीन के ऊपर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होती है जो मैंने शेयर की होती है। तो इसलिए ठीक है, इसलिए आप लोगों ने जो है ना उसको देख लेना कि एक दफ़ा कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे उसका आंसर जो है ना वो ऑडियो में दे दिया करें, वॉइस में रिप्लाई कर दिया करें, ताकि मुझे पता हो। क्योंकि अगर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो फिर मुझे आपकी कमेंट्स वगैरह नज़र नहीं आते। ओके जी, बैकलिंक्स के बारे में बता दिया। एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है, अच्छा कोई भी वेबसाइट ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक वेबसाइट है इस्लामिक फाइंडर, इस्लामिक फाइंडर, ठीक है, इस्लामिक फाइंडर है। अब इसके अंदर अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे इसकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो 67/100 है, यानी कि इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 67/100 है। इसका मतलब है कि इसका DA 67 है। जिस भी वेबसाइट का DA 30 से ऊपर चला जाता है वो एक किस्म की स्ट्रॉन्ग वेबसाइट कंसीडर की जाती है, अच्छी वेबसाइट समझी जाती है। ओके, इसका DA ट्रेंड का मतलब है कि इसका ट्रेंड कितना 12 महीनों में कितना बढ़ा है, तो ये 3% बढ़ा है। स्पैम स्कोर 4% है। लिंक प्रॉस्पेरिटी जो है वो 0.3। चलो अभी रेफरिंग डोमेन, ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही ना, इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट ने, जिसका नाम islamicfinder.org है, इसने 18,845 वेबसाइट के साथ बैक लिंकिंग की हुई है, यानी उनसे बैक लिंक लिए हुए हैं। और ये 18,845 डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट डोमेन्स हैं।
तो ये 18,845 डिफरेंट डोमेन से इसने बैकलिंक्स लिए हुए हैं, इसी वजह से इसका जो डोमेन अथॉरिटी है वो इतनी हाई होती है। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी क्यों हाई होती है? विद द हेल्प, क्योंकि जितनी ज़्यादा बैकलिंकिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही ज़्यादा आपके डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी या डोमेन रेटिंग बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए रेफरिंग डोमेन, आप लोग जितने रेफरिंग डोमेन या बैकलिंक्स कम होंगे उतनी डोमेन अथॉरिटी कम होगी। समझ आ रही है? अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, चलें आगे चल के बताता हूँ, वो मैं बाद में बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे विजिट्स का मतलब है, यहाँ पे विजिट का मतलब होता है ट्रैफिक, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ये एक लफ्ज़ रह गया था, अब ये भी बता देता हूँ यहाँ पे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कौन सी होती है? विदाउट एनी पेड कैंपेन्स, ऐसी ट्रैफिक जो किसी पेड कैंपेन के बगैर हमारी वेबसाइट पे आती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिट्स हैं, कितने लोग महीने में मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, उसे हम लोग, और वो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे किसी गूगल के सर्च के थ्रू आ रहे हैं या डायरेक्टली आ रहे हैं या किसी भी और सोशल मीडिया से आ रहे हैं, लेकिन कोई पेड कैंपेन्स के ज़रिए नहीं आ रहे, तो ऐसी ट्रैफिक को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जिसके ऊपर हमारा खर्चा कोई नहीं है। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है ये प्योरली SEO से आती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। ये जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है इसके लिए प्रॉपरली हमें SEO करना पड़ती है, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे पास हमें रिसीव होना शुरू होती है। अगर आप लोग SEO नहीं करेंगे तो आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है ना वो नहीं आएगी। ओके, बैकलिंक्स की समझ आ गई, रेफरेंस डोमेन की समझ आ गई। अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट पे, ब्लॉग्स। ब्लॉग्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर आप लोग किसी टॉपिक के बारे में या किसी मतलब कोई भी टॉपिक है उसके बारे में आप लोग आर्टिकल्स लिखते हैं और आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू सम आर्टिकल्स, तो आप लोग उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉग वेबसाइट। ब्लॉग्स का मतलब है कि ऐसी वेबसाइट्स जिनके ऊपर हम लोग अब किसी भी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम लोग ब्लॉग वेबसाइट्स कहते हैं। अब ब्लॉग जो होते हैं बहुत सी तरह के हो सकते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा आप लोगों को इसकी किस तरह के ब्लॉग्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन आम रूटीन के अंदर ब्लॉग वेबसाइट्स ऐसी ही होती हैं जहाँ पे हम लोग कोई अपने आर्टिकल पब्लिश करते हैं। हम अपना आर्टिकल का अगर मैं आर्टिकल को अगर बात करूँ, आर्टिकल क्या होता है? तो एक ख़ास टॉपिक के ऊपर एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो आप बना के अपलोड करते हैं उसे हम लोग एक आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल के अंदर होता क्या है? आर्टिकल के अंदर ये होता है कि उस टॉपिक के बारे में आपको जो आपको मालूमात पहुँचाई जा रही होती हैं और आप लोगों को प्रॉपरली बताया जा रहा होता है विद द हेल्प ऑफ हेडिंग, विद द हेल्प ऑफ FAQs, यूट्यूब वीडियोज़ एंड मल्टीपल उसके अंदर आ जाती हैं चीज़ें। तो आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट जिसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए हों और किसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया हो, दैट इज़ कॉल्ड अ ब्लॉग वेबसाइट। जो आप लोगों ने अभी बनानी है वो ब्लॉग वेबसाइट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये मैंने पहली वेबसाइट खोली है, इस पर मैंने पूछा है प्रेयर टाइमिंग टुडे, कि आज की प्रेयर टाइमिंग क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर आप लोग देखते हैं तो टाइमिंग तो हमें यहाँ पे पता चल गया, यहाँ तक हमें पता चल गया टाइमिंग क्या है, कि नमाज की टाइमिंग क्या है, दोपहर ज़ोहर की है, असर की है, मगरिब की है, इशा की क्या टाइमिंग है पाकिस्तान के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, ये उसने हमें बता दिया। लेकिन अब मुझे यहाँ तक आप लोग देखें कि हमें उसने ये टाइमिंग तो हमें पता चल गई है, यहीं पे पता चल गई है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ ये डाटा नज़र आना शुरू हो गई है, देखें। ठीक है, ये डिफरेंट कंट्रीज का, ये प्रेयर टुडे, ये देखें, ये जो चीज़ें नज़र आ रही ना, ये जो इसने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कुछ डाटा लिखा हुआ है, इसने एक किस्म का ये कंप्लीट एक आर्टिकल बनाने की कोशिश की है और यहाँ पे ये इसने आपके सामने अपलोड कर दिया है। तो इस चीज़ को भी हम लोग कहते हैं कि बेसिकली एक
ब्लॉग वेबसाइट है जहाँ पे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप लोग ये वाली जो प्रेयर टाइमिंग जो है ना इसके बारे में सर्च करते हैं ना, प्रेयर टाइमिंग टुडे, यूएस के अंदर इसको 14,800 लोग सर्च कर रहे हैं महीने में। अब मैं अगर पाकिस्तान का कर दूँ, इसको पाकिस्तान का सर्च करता हूँ, अगर मैं पाकिस्तानी सर्च करता हूँ तो पाकिस्तान में कितना होगा, 2,900 लोग इसको सर्च करते हैं प्रेयर टाइमिंग को पाकिस्तान में, प्रेयर टाइमिंग टुडे को। इन पाकिस्तान करके देखता हूँ, इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपको प्रेयर टाइमिंग अब आपको पाकिस्तान के हवाले से मिल जाएगी, ठीक है। ये 9,900 लोग सर्च कर रहे हैं। लेकिन शहरों के बारे में भी आ गया है कि सिटी वाइज भी आपको पता लग जाएगा कि फैसलाबाद में, लाहौर में, इसका भी सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा नीचे आते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे डान वाले भी यही शो कर रहे हैं, इस्लामिक फाइंडर है, इस्लामिक फाइंडर है, हमारी वेब है, मुस्लिम प्रो प्रेयर टाइमिंग है, ठीक है। ये सारे लोग जो है ना इसे कहते हैं सर्फ। ये जो आपको वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट पेजेस नज़र आ रही हैं, सर्फ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये मैंने मुझे यहाँ पे ये सर्च वॉल्यूम महीने का शो कर रहा है, ये देखें। और ये एस्टिमेटेड वॉल्यूम हो सकता है कि ये कम भी हो सकता है ये ज़्यादा भी हो, ये आप लोगों को एस्टिमेटेड दिखाएगा। लेकिन अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं नियर टू करेक्शन, कि जो करेक्ट डेटा अगर आपको देखना चाहते हैं तो उसके लिए नियर टू करेक्ट डेटा, अगर वो हम लोग कहाँ से देखें, कीवर्ड एवरीवेयर से। सर्च वॉल्यूम हमेशा कीवर्ड एवरीवेयर से चेक करना है, ठीक है। करेक्ट उसी का ही होगा, यानी कि जिसको हम लोग ठीक मानते हैं। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पे टॉपिक है जी ब्लॉग्स के बाद आ जाता है जी डोमेन्स क्या होती हैं। डोमेन्स का मतलब क्या है? डोमेन इज द नेम ऑफ अ वेबसाइट, नेम ऑफ अ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का जो नेम है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं 22 faisalabad.edu.pk, ठीक है, ये फैसलाबाद की है। इसी तरह हमारे पास पेव के नाम से आजकल एक वेबसाइट चल रही है, आई थिंक .gov.pk है, आई थिंक। ये जो वो स्कूटी वगैरह, इलेक्ट्रिकल बाइक्स वगैरह के लिए वेबसाइट है, ये डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम्स वेबसाइट का जो नेम हम लोग लिखते हैं, जैसे google.com है, yahoo.com है, hotmail.com है, ये सारे डोमेन नेम्स हैं। अब इस डोमेन नेम को परचेज़ करने के लिए मैंने आपको कहा था कि हम लोगों ने इसको जब भी कोई वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट के लिए हमें एक डोमेन ख़रीदनी पड़ती है, परचेज़ करना पड़ती है, यानी कि अपनी वेबसाइट का नाम हमने परचेज़ करना है। वेबसाइट का नेम हमें क्या करना पड़ता है? परचेज़ करना पड़ता है। रजिस्ट्रार होते हैं काफ़ी सारे, उनसे वेबसाइट्स होती हैं, रजिस्ट्रार वेबसाइट्स होती हैं जो आपकी डोमेन को रजिस्टर करती हैं, उनसे परचेज़ करना पड़ता है। और इसकी तकरीबन मंथली, इसकी जो तकरीबन $10 से लेकर $12 तक इसकी प्राइस होती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं होस्टिंग की। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग से मुराद क्या है? देखिए मेरा ये जो लैपटॉप आपके सामने जिसमें मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, इस लैपटॉप के ऊपर मैंने एक वेबसाइट बनाई है और मैंने इसी लैपटॉप के ऊपर जो है ना वेबसाइट को अपलोड कर दिया है, इंटरनेट पे भेज दिया। यानी कि मैंने ये समझ लें कि मैंने एक वेबसाइट के ऊपर, एक मेरे डोमेन के ऊपर मैंने इसको जो है ना अपलोड कर दिया अपने इस लैपटॉप के ऊपर। अब लोग क्या करेंगे? लोग अब ज़रा गौर से सुनिएगा, होगा ये कि एक पर्सन मेरी वेबसाइट पे आता है, वो लिखता है जी, जैसे मैं एक वैसे नाम एक लिख रहा हूँ, हम लोग कोई भी नाम लिख लेते हैं, जैसे GCJRW, जैसे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, .edu.pk, ये मेरी वेबसाइट है। अब मैं इस वेबसाइट के ऊपर अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर ये डोमेन नेम है,
मैंने इस वेबसाइट के ऊपर अपने लैपटॉप से इसकी फाइलें शेयर कर दी हैं और वो शेयर कर दी हैं ऑनलाइन। ठीक है, जब मैंने ये फाइलें शेयर कर दी हैं, जब अपनी वेबसाइट की फाइलें शेयर कर दी हैं, ऑनलाइन रख दी हैं, तो अब होगा ये कि मैंने होस्टिंग कर दी है अपनी जो वेबसाइट है उसकी होस्टिंग कर दी अपने लैपटॉप के ऊपर। अब लोग क्या करेंगे, लोग मेरी वेबसाइट को लिखेंगे गूगल के अंदर और सर्च करेंगे, तो होगा ये कि मेरे लैपटॉप को एक्सेस किया जाएगा, क्योंकि मेरी वेबसाइट कहाँ पे, मेरे लैपटॉप पे है। लोग मेरे लैपटॉप के थ्रू एक्सेस करेंगे उस वेबसाइट को और उनको वो मिलती रहेगी। ये एक तरीके का जो मेरा अब सर्वर कौन सा कंप्यूटर है मेरा, इस वक्त जो मेरा लैपटॉप है ये एक सर्वर कंप्यूटर के तौर पे काम कर रहा है इस वेबसाइट के लिए। तो जब मैं शेयरिंग अपने सिस्टम से कर रहा हूँ तो ये एक सर्वर बन जाता है और यहाँ पे सर्वर को होस्ट भी बोला जाता है, सर्वर को होस्ट भी बोला जाता है। तो सर्वर कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप एक सर्वर बन गया है। आप अपने घर से मेरी वेबसाइट को यहाँ पे अपने जब सर्च करते हैं तो ये मेरे लैपटॉप से आपको वेबसाइट मिल रही होती है। अब होता ये कि मेरा लैपटॉप जो है 24 घंटे ऑन नहीं रह सकता, इसका बैटरी का इशू है, फॉर एग्जाम्पल इसकी इंटरनेट का इशू है, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। बात ये है कि इसकी फाइलें करप्ट हो जाती हैं, विंडो करप्ट हो जाती है, विंडो ख़राब हो जाती है, इसके बिजली बंद हो जाती है, या लैपटॉप जो है वो ज़्यादा लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाता कि क्योंकि इसका प्रोसेसर छोटा लगा हुआ है, इसके अंदर स्टोरेज स्पेस कम है, लोग ज़्यादा एक्सेस करेंगे तो इसके प्रोसेसर की स्पीड कम हो जाएगी, मेमोरी कम लगी हुई है। ये सारी चीज़ें देखकर मैं ये अपने लैपटॉप पे इस वेबसाइट को नहीं रख सकता, क्योंकि कल आप लोग अपने घर से सर्च करें तो आपको वेबसाइट ना मिले, क्योंकि बिजली बंद हो गई है तो लैपटॉप भी बंद हो गया है, तो आप कहेंगे सर जी वेबसाइट तो ऑन नहीं हो रही। ठीक है, इस काम के लिए बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं, उन्होंने अपने पास बड़े हैवी किस्म के कंप्यूटर्स रखे होते हैं, यानी कि जिन्हें हम लोग होस्ट कहते हैं। हमें वो अपने उस कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि वो सर्वर कंप्यूटर है, उन्होंने सिर्फ इस मकसद के लिए रखे हुए हैं कि उन्होंने होस्ट यानी कि सर्वर के तौर पे काम करना है, तो उन्होंने उसकी जो है उसकी कैपेसिटी अच्छी रखी हुई है, उन्होंने उसके ऊपर जो है वो सॉफ्टवेयर अच्छे लगाए हुए हैं, मतलब लिनक्स बेस्ड सर्वर है और मल्टीपल उसके ऊपर सिक्योरिटीज़ अप्लाई की हुई हैं। अच्छा, अगर मेरे लैपटॉप के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी बंदा आएगा वो मेरे लैपटॉप को, मतलब अगर कोई हैकर है ना तो इजीली हैक कर सकता है मेरे लैपटॉप के थ्रू वेबसाइट को। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग होस्टिंग के थ्रू करेंगे तो होस्टिंग के ज़रिए फिर भी उसकी कोई बचत हो जाएगी। होस्टिंग के थ्रू भी जो है ना वो यानी कि एक सिक्योरिटी मिल जाती है। अब होता ये कि सर्वर कंप्यूटर उन्होंने बना के रखे होते हैं अपने, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, होस्टिंगर एक कंपनी है, तो उन्होंने सर्वर बना के रखे हुए हैं और वो हमारी वेबसाइट को किसी अपने सर्वर पे रखने का चार्ज करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली सर्वर पे स्पेस लेने को कहा जाता है, जो किसी कंपनी ने अपने सर्वर पे स्पेस आपकी वेबसाइट को प्रोवाइड करनी है। तो मैं अपने लैपटॉप से वेबसाइट उठाऊंगा और मैं होस्टिंग पे रख दूंगा, यानी किसी सर्वर पे रख दूंगा। और सर्वर क्या है, किसी कंपनी का, जैसे होस्टिंगर है या कोई व्हाट्सएप जो भी है, तो वो कंपनी मुझे चार्ज करेगी। उसका आम रूटीन का जो चार्ज है, ये होस्टिंगर का जो बेसिकली पैकेज है, वो तकरीबन कितने का आपको मिल जाएगा, वो आपको मिलेगा तकरीबन जनाब इस वक्त नॉर्मली जो है वो $47 $48 का है एक पैकेज है। इसके अलावा अगर थोड़ा बड़ा पैकेज देखें तो $60 का भी है, उससे बड़ा देखें तो मतलब मल्टीपल इसके पैकेजेस हैं। तो आप लोगों ने ये सोचना है, देखना है कि मुझे किस होस्टिंगर पे या किस होस्टिंग वाले प्लान को मुझे लेना चाहिए। तो होस्टिंग का भी प्लान होता है, एनुअली प्लान होता है, जैसे डोमेन मैंने परचेज़ किए तो ऐसे हमें होस्टिंग भी परचेज़ करना पड़ती है। किसी कंपनी के सर्वर के ऊपर अपने वेबसाइट के लिए स्पेस रखना पड़ती है और फिर अपनी वेबसाइट को उस पर अपलोड करना पड़ता है, ताकि लोग, अगर मेरे लैपटॉप के ऊपर तो बिजली चले जाती है, लेकिन अगर होस्टिंग कंपनी है तो उसके ऊपर बिजली भी नहीं जाएगी, इंटरनेट भी बंद नहीं होगा, उनकी स्टोरेज भी अच्छी खासी होती है। इसके अलावा उनका सिस्टम जो है वो बड़े, उन्होंने सर्वर लगाए होते हैं, तो वो इतने मसले क्रिएट नहीं करते, इतने इश्यूज़ क्रिएट नहीं करते। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट जो होती है वो 24 घंटे लाइव रह जाती है। तो अगर मैं अपने लैपटॉप से शेयरिंग करता हूँ तो हो सकता है लैपटॉप रात को मैं बंद करके सो जाऊँ,
तो फिर क्या होगा, लोग रात को मेरी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर किसी कंपनी का सर्वर है तो वो 24 घंटे चलता है और वो महीनों चलता है, उसकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है, इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, और वो मल्टीपल लोगों को एक वक्त में हैंडल करने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है। 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 लोगों की कैपेसिटी, आप लोग उतनी बैंडविड्थ लेनी पड़ेगी कि आप लोग जितना अच्छा पैकेज लेंगे उतने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट के लिए आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं होस्टिंग। इसके पैकेजेस होते हैं और मल्टीपल इसके अंदर जो है ना कैपेसिटीज़ होती हैं जो हमें बाद में देखी जाएंगी। तो ये भी तकरीबन इस वक्त $48, $47 का आपको मिल रहा होता है। कंपनीज काफ़ी सारी हैं इसके अंदर, होस्टिंगर भी है, ब्लू होस्ट भी है, मिडल होस्ट भी है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सी कंपनीज हैं जो आप लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी कंपनीज हैं जो ये फैसिलिटी देती हैं। ओके जी, आगे हम लोग देखते हैं जी, हमारे पास आ जाता है जी टॉपिक है एसईओ का। एसईओ जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो तमाम टेक्निक्स, वो तमाम चीज़ें जिनके ज़रिए हम लोग अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करते हैं उन तमाम टेक्निक्स को, उन तमाम ट्रिक्स को, उन तमाम चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि हमारा जो कंटेंट है, हमारी जो वेबसाइट है, क्योंकि जब तक हमारी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर नहीं आएगी तब तक उसको ट्रैफिक नहीं मिलेगी, तब तक उसके ऊपर मतलब क्लिक्स नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, या हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो लोग नहीं आएंगे, विजिट्स नहीं आएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी वेबसाइट को कोई भी नहीं पूछेगा हमें कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो इस काम के लिए हमने क्या करना है कि हमने अपनी वेबसाइट की प्रॉपर एसईओ करनी है। एसईओ का मतलब ये है कि हमने टेक्निक्स यूज़ करनी है, ट्रिक्स यूज़ करनी है, जो टेक्निक्स एंड ट्रिक्स यूज़ की जाएँ ताकि आपकी वेबसाइट जो आपने बनाई है गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक हो, यानी सर पे रैंक हो। अब वो रैंक होगी तो आपको उसके अगेंस्ट जो है ना गूगल पे करेगा। गूगल भी पे करता है, मल्टीपल नेटवर्क्स हम लोग लगा लेते हैं, मल्टीपल तरीके होते हैं वेबसाइट को मोनेटाइजेशन कराने के। एक जो है सबसे फेमस तरीका है वो ये है कि आप अपनी ब्लॉग साइट को गूगल के एड्स से अप्रूव करवा के एड्स लगा के भी अर्निंग कर सकते हैं, या अपनी वेबसाइट को ट्रैफिक लेके आएँ अपनी वेबसाइट के ऊपर और आप लोग अच्छी खासी ट्रैफिक आ जाए तो आप अपनी वेबसाइट को फ्लिप कर सकते हैं। जब दिल करे आप लोग अपनी वेबसाइट को बेच सकते हैं किसी दूसरे बंदे को, ठीक है। और इसका अगर आप अपनी वेबसाइट की जो आपकी मंथली अर्निंग होती है तो आप उसको 36 से मल्टीप्लाई करके, अगर एक वेबसाइट की जो है ना वो यानी कि अगर एक वेबसाइट जो है उसके ऊपर उसका जो मंथली रेवेन्यू जनरेट होता है उसके ऊपर वो तकरीबन $200 का है, तो आप लोग उसको मल्टीप्लाई बाय 36 करेंगे तो ये $7200 बनेगा। तो आप लोग $7200 में अपनी वेबसाइट को सेल आउट भी कर सकते हैं, यानी कि 3 साल की प्राइस आप लोग वहाँ से उससे ले सकते हैं और ये बिकती भी हैं। इसके लिए flippa.com पर चले तो ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जिसको हम लोग फ्लिप करना चाहते हैं फ्लिप कर लें, जिसको हम लोग गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो वहाँ से मोनेटाइज करवा सकते हैं, और उसको गेस्ट पोस्टिंग के ज़रिए भी हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लोगों से गेस्ट पोस्टिंग लगवाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारी वेबसाइट पर गेस्ट पोस्टिंग को अप्लाई करवाएगा हम उसके बदले उस बंदे से पैसे चार्ज करेंगे। $50 भी हो सकता है, वो $100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की कैपेसिटी कितनी, आपकी वेबसाइट कितनी स्ट्रॉन्ग है, जो किसी दूसरी वेबसाइट को, वीकर वेबसाइट को लिंक्स प्रोवाइड करेगी। तो ये काम किस तरह से होगा, ये एसईओ के थ्रू होगा। और एसईओ जो होता है इसकी 3 टाइप्स हमारे सामने होती हैं, ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। टाइम कितना रहेगा एक दफ़ा देख लिया जाए जी, टाइम अभी काफ़ी रहता है, ठीक है। ओके जी, अब हमने ऑन पेज करनी है, ऑन पेज, टेक्निकल एंड ऑफ पेज। ऑन पेज का मतलब क्या होगा, हमने एसईओ करनी है तो सबसे पहला हमारा वेबसाइट
वेबसाइट का कंटेंट आएगा। जो वेबसाइट के ऊपर आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वेबसाइट कंटेंट होती हैं, ठीक है। तो वेबसाइट का कंटेंट हमने सेटल करना है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि वो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक किया जा सके। उसकी जो सेटिंग होती है, उसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनके ज़रिए उस कंटेंट को सेटल डाउन किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है, उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, उसको उस मेथड को, उन टिप्स को, उन ट्रिक्स को हम लोग कहते हैं ऑन पेज एसईओ। यानी जो हमारे डायरेक्टली कंटेंट से रिलेटेड है, जो डाटा हम अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, ठीक है, जो अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डालेंगे, उस कंटेंट से जो रेलिवेंट चीज़ें होंगी, इमेजेस से रेलिवेंट चीज़ें होंगी, आपके पैराग्राफ से रेलिवेंट हैं, आपके कलर्स हैं, आपकी यूज़र एक्सपीरियंस है, यूज़र इंटरफेस है, आपकी वेबसाइट की जो लुक है, यानी कि जो आपका वेबसाइट का फ्रंट एंड है जहाँ पे आप लोग अपना डाटा रख रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी ऑन पेज एसईओ में आती हैं कि इसका टाइटल क्या है, आपके पेज का हेडिंग्स कौन सी हैं, ठीक है। हेडिंग की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग्स किस तरह की लगाई हुई हैं, आपने हायरार्की क्या फॉलो की हुई है, ठीक है। आपने इमेज अगर लगाया तो इमेज को आप लोगों ने किस तरह से फॉलो किया है, कीवर्ड कैसे आपने टारगेट किए हुए हैं, आपने कीवर्ड्स को अपने आर्टिकल में कैसे एम्बेड किया, और ये सारी की सारी चीज़ों को देखकर जो ऑन पेज की जाती है उसे हम लोग कहते हैं जो एसईओ की जाती है दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। कंटेंट से रेलिवेंट जो एसईओ होगी। अब अगर टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ से मुराद ये है कि जो हमारी वेबसाइट के ऊपर इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करना, उसे हम लोग टेक्निकल एसईओ में डील करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने अपने साइट मैप्स को मतलब इंडेक्स करवाना होता है, पेजेस इंडेक्स कराने होते हैं, स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करवाना होता है, कैशे क्लियर करवानी होती है, मतलब मल्टीपल काम जो हमारी वेबसाइट को यानी टेक्निकल इश्यूज जो हमारी वेबसाइट के साथ आ सकते हैं, स्पीड डाउन हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से कैशे स्टक हो जाती है, कैशे हो सकती है, या हमारी वेबसाइट जो है वो उसके ऊपर पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे, या क्रॉलर आता है वो क्रॉल नहीं कर पाता, ये मतलब मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। वो सारे के सारे इशू हम लोग उन सब को कंसीडर करते हैं, उन सब को हम लोग एड्रेस करते हैं इसमें टेक्निकल एसईओ में, ठीक है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, मतलब काफ़ी सारे इश्यूज आ जाते हैं जो हमारे कंटेंट से रेलिवेंट तो नहीं होते, लेकिन हमारी वेबसाइट की स्पीड से रेलिवेंट होते हैं कि हमारी वेबसाइट की स्पीड कैसी है, यूज़र इंटरफेस कैसा है, यूज़र की जो इंटरेक्शन है वो कैसी है, उसका इसके अलावा मतलब हमारे पास जो है वो स्पीड कितनी है, कितनी वेबसाइट जल्दी लोड हो रही है, लोडिंग स्पीड कितनी है, मतलब ये सारी चीज़ें कंसीडर होंगी। दैट इज़ ऐसा मेथड हमें कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल एसईओ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ ऐसी एसईओ होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको हम लोग ये समझ लें कि ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनके ज़रिए हम लोग बैक लिंकिंग करते हैं अपनी वेबसाइट की, लोगों से हम लोग अपनी वेबसाइट को मल्टीपल वेबसाइट के साथ लिंक करवाते हैं। तो ऐसे इस टेक्निक या ट्रिक को जिसमें आप लोग बैक लिंक्स बना रहे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। और ऑफ पेज एसईओ जो होती है ये सबसे ज़्यादा महंगी और सबसे ज़्यादा ये समझ लें कि ये यूज़ के काबिल, जो सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है, ये मतलब ये बैक लिंकिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा आपको पे करती है। अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं तो बैक लिंक सबसे ज़्यादा पे करते हैं आपको, गैस पोस्टिंग पे करती हैं, नीश एडिट्स पे करती हैं, मल्टीपल हमारे पास डेफिनेशन है, मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको हम लोग जिनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये है ऑफ पेज एसईओ, बैक लिंकिंग से रेलिवेंट है, रेफरिंग डोमेन से रेलिवेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये ऑन पे एसईओ से रेलिवेंट है। तो अभी तक तो ये सारा मैंने तकरीबन आज डेफिनेशन या टर्म्स, बेसिक टर्म्स क्लियर करा दी हैं। अब जो रह गई होंगी या कहीं पे मुझसे मिस हो गई हैं और वो आगे चल के कहीं पे आएंगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उनके बारे में भी आगाह कर दूंगा, बता दूंगा। अगर यहाँ तक कोई आपने कोई सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे माइक ऑन करके सवाल अपना पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप सबका
जो दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपना टाइम निकालते हैं और हमारे साथ जो है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और समझते हैं कि अगर चीज़ों को एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि अगर हम लोग ये चीज़ें सीख लें तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपनी वेबसाइट्स को अच्छे तरीके से चला सकेंगे और उनसे किसी किस्म की कोई भी किसी ना किसी तरीके से अर्निंग कर सकेंगे। अर्निंग के बहुत से मेथड हैं वेबसाइट से। आप लोग अपनी वेबसाइट बना के उसको फ्लिप कर सकते हैं, गूगल एडसेंस अप्रूव करवा के एड्स के थ्रू अपनी अर्निंग बना सकते हैं। अगर गूगल एडसेंस नहीं भी मिलता तो और बहुत से नेटवर्क्स होते हैं, एड्स नेटवर्क्स होते हैं, वहाँ से हम एड नेटवर्क कोई भी और ले सकते हैं, उनको अपनी वेबसाइट पर लॉन्च कर सकते हैं और बहुत से अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो पेड एड्स लगवा सकते हैं, लोगों की ऐड लगवा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्लॉग वेबसाइट होती है इस तरह से रैंक किया जाता है ताकि ब्लॉग वेबसाइट से अर्निंग की जा सके, गेस्ट पोस्ट के जरिए अर्निंग की जा सकती है। ऑथर का डाटा जो होता है उसको सेल आउट करके भी हम लोग जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे मेथड हैं मोनेटाइजेशन के। आप लोगों ने सोचना है कि आपने किस पे ज़्यादा बेहतर फोकस करना है। गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करनी है अगर अपनी वेबसाइट पे, तो उसके लिए भी आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल तरीके हैं, तो आप लोग जिस तरीके से मर्जी अपनी वेबसाइट को मोनेटाइजेशन करवा सकते हैं। वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए और वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग आर्टिकल लिखे होने चाहिए। वो कैसे लिखने हैं, आर्टिकल कैसे लिखने हैं, कीवर्ड सर्च कैसे करनी है, इसके अलावा कीवर्ड्स कैसे ढूंढने हैं, टॉपिक कैसे फाइंड करने हैं, टॉपिक लिखने कैसे हैं, और उनके बाद आपने वेबसाइट कैसे बनानी है। ठीक है, वेबसाइट के अंदर आपने कैसे कैसे टॉपिक को कवर करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। तो आप लोगों ने अगर किसी को अभी यहाँ से स्किप करना है, छोड़ना है, तो आप लोग अभी छोड़ सकते हैं। अगर किसी ने आगे कंटिन्यू करना है तो वो आप लोग की अपनी चॉइस है। मैंने आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आज आपने ज्वाइन करना ही करना है, कल आपने फ़ीस देनी है। इसकी कोई फ़ीस बेसिकली नहीं है। जो भी मैं आप लोगों से फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ वो आप लोगों की होस्टिंग और डोमेन के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ठीक है, हम लोग मिलकर एक होस्टिंग परचेज़ करेंगे $48, क्योंकि हमने बड़ी होस्टिंग लेनी है तो $50 की, $59 की आएगी, $60 की आएगी, तो हम लोगों ने मिलकर वो परचेज़ करनी है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग अपनी पेमेंट क्लियर करें, आप लोग सारे अपनी डोमेन एंड होस्टिंग की फ़ीस को जमा करवा दें। $60 की आपकी होस्टिंग आएगी, $12 की, $10 की आपकी डोमेन्स आएंगी। तो ये जो है ना, अगर मैं रियल मतलब देखूं, अगर $47 और प्लस $10, $40, $50 या $57, $58 के करीब गेम बनती है। $60, यानी कि ये समझ लें कि एक बंदा अगर एक वेबसाइट लॉन्च करना चाहता है तो फिर हमारा इतना खर्चा है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने कम अज़ कम जो मिनिमम अमाउंट बनती है वो 7500 बन रही है, इतनी आप पेमेंट कर दें ताकि हम लोग अपनी होस्टिंग और डोमेन्स को परचेज़ करें। डोमेन अभी परचेज़ नहीं करूँगा लेकिन होस्टिंग परचेज़ कर लेंगे ताकि हमें जब ज़रूरत पड़े तो हम लोग उसके ऊपर वेबसाइट डोमेन्स लगाएँ और अपनी वेबसाइट को लाइव कर दें। ये है जी हमारा सिनेरियो। तो जिन लोगों ने अभी तक फ़ीसें डोमेन एंड होस्टिंग की फ़ीस जमा नहीं करवाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो ट्रांसफ़र कर दें। या फिर ये है कि जो अगर कुछ पहली का इंतज़ार कर रहे होते हैं, कुछ तनख्वाहदार अमला होता है तो वो फर्स्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो चलो मैं भी उनके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, चलो उनकी पहली आ जाए तो 1 अक्टूबर के बाद आप लोग को वो पे कर सकते हैं। तो आप लोग वो भी मुझे एज सुन एज पॉसिबल जो है ना वो भेज दीजिएगा। अब मुझे बताएं कि अभी तक जो आपने पढ़ा है, आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूज कर रही हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप लोग मुझसे पूछ लें। जी बताइएगा जी, समझ आ गया है या सर अभी नहीं तक तो आया, अल्हम्दुलिल्लाह या क्लियर है सारा। कोई भी चीज़ अभी तक समझने तो के लिए सर मुश्किल है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी जी सर, अभी तक तो ठीक है जो जी, पढ़ा फिर है अल्हम्दुलिल्लाह समझ आज आ की गया है। जी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नोट कीजिएगा इमरान भाई, बोलिएगा मुझे, आप बताइए। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं ज़रा चेक करूँ मुझे बात क्यों नहीं आ रही। हाँ जी बोलें। जी जी, मैंने कहा कि माशाल्लाह अब तक जितना पढ़ा है सारा समझ आ गया है। जी सर ठीक है।
चले, अब ये है कि कल 1-2 दिनों में ना हम लोग नेक्स्ट, अब मंडे को लेक्चर हम लोग करेंगे, और मंडे को हम लोग अपना कीवर्ड रिसर्च यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हमने काम शुरू करना है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। कीवर्ड रिसर्च का क्राइटेरिया क्या होगा, कौन से कीवर्ड्स को कंसीडर करना है, कौन से कीवर्ड को नहीं करना, कौन से टूल का इस्तेमाल करना है, किस टूल को नहीं यूज़ करना, पे टूल्स कैसे बाय कर रहे हैं, ये सब कुछ इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस किया जाएगा। और ये चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रख लेनी है कि अब हमारा जो है ना प्रैक्टिकल वर्क, ये तो आज का जो था बस वो बेसिकली टर्म्स वगैरह ही थी जो मैंने कवर करवा दी हैं आपको। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होगा जिसमें आप लोगों ने अब इन्वॉल्व होना है, आप लोगों ने उसके अंदर अपनी रिसर्च ऐड करनी है, क्योंकि मैं आपको जो क्राइटेरिया बताऊंगा उस क्राइटेरिया के मुताबिक आप लोगों ने कीवर्ड्स को रिसर्च करना है और वो कीवर्ड निकालने हैं और फिर उनके ऊपर आपने कंटेंट लिखना है। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों का अगले जो नेक्स्ट मंडे को हमारा जो है मॉड्यूल कवर होगा, वो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाएगा जिसको हमने देखना है। इसमें हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है कीवर्ड रिसर्च का। कैटेगरीज़ का मैंने आपको कहा था, कैटेगरीज़ अपनी डिफ़ाइन कर लें, आप लोग ढूंढ लें कि आपने किस किस कैटेगरी पे काम करना है। मैंने कहा 3 कैटेगरीज मुझे सेंड कर दें, मैं आपको वो प्रूव कर देता हूँ कि हाँ ये 3 कैटेगरीज आप लोगों ने इन पे काम कर लें और उन्हीं से रेलिवेंट आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर क्यूरी हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों को अब मंडे को सारी कीवर्ड सर्च के हवाले से इंशाल्लाह एक डिटेल लेक्चर होगा और उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा क्राइटेरिया क्या है कीवर्ड्स को फाइंड करने का। उस क्राइटेरिया को हमने लाज़िम मलज़ूम मतलब इम्प्लीमेंट करना है। अगर उस क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट कर दिया तो 70% जो है ना हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। कि अगर मैं अपना कंटेंट ऐड करता हूँ और उस कीवर्ड के ऊपर काम करता हूँ जो मैंने जिस क्राइटेरिया पे आपको कहा कि फाइंड करना है, तो ईज़िली आप लोगों की वेबसाइट ईज़िली रैंक हो जाएगी विदाउट, यानी कि ये समझ लें कि बहुत आसानी से आपकी वेबसाइट जो है ना वो रैंकिंग में चली जाएगी। जो तरीक़ाकार या जो क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टफ ज़रूर है, मुश्किल ज़रूर है, खपना पड़ेगा। और उसके लिए ये नहीं है कि आप लोग आपको इजी मिल जाएगा, ऐसे कीवर्ड्स इजी मिल जाएंगे। कीवर्ड्स तो लाखों की तादाद में हैं, मिलियंस ऑफ कीवर्ड्स हैं, लेकिन हमने वो कीवर्ड्स निकालने हैं जो हमारे क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।